रजब अली की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। चीफ, क्या ख्याल है? इन होटलों में से किसी होटल में क्याम किया जाए? तुम होटलों के बारे में भी जानते हो। हाँ चीफ, क्यों नहीं। चलो ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी किए देता हूँ, मैंने जवाब दिया। हमारा हुलिया ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन होटलों के नीचे गालिबन सियाहों के लिए शानदार किस्म की दुकानें बनाई गई थीं। यहाँ रेडीमेड सूट और ज़रूरत के इस्तेमाल की तमाम अशिया मौजूद थीं। मैं अब इस सिलसिले में कोई तरद्दुद नहीं करना चाहता था। मैंने रजब अली से कहा, जेब में खाली हैं हमारी, और ऐसे होटलों में क्याम करने के लिए बहुत कुछ दरकार होता है। सिर्फ 1 मिनट इंतज़ार करो चीफ, अभी हाजिर होता हूँ, यहाँ रुको। रजब अली बोला और फिर उसकी आवाज़ गुम हो गई। अभी तक वो किसी शक्ल में मेरे सामने नहीं आया था। ट्रेन के सफ़र में भी वो नादीदा शक्ल में ही रहा। 1 मिनट पूरा हुआ था कि वो मेरे सामने अपनी असल शक्ल में आ गया। चीफ, ये रकम काफ़ी रहेगी, क्या ख्याल है? उसने एक पर्स मेरे सामने करते हुए कहा। पर्स में काफ़ी तादाद में करेंसी नोट मौजूद थे। फिर किसी की गर्दन पर छुरी रख दी। नहीं चीफ, उसके पास और भी बहुत कुछ था, मगर ये पर्स फेंक दो वरना पकड़े जाएंगे। मैंने रजब अली को घूरा और पर्स फेंक दिया। इसके बाद हमने होटल के स्टोर से ख़रीदारी की। रजब अली लजाजत आमेज़ लहजे में बोला, चीफ मेरा भी कुछ ख्याल कर लो। अगर मैं इंसानी शक्ल में तुम्हारे साथ हूँ तो क्या हर्ज है? नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर ठीक है ना चीफ, मेरे लिए भी सूट वगैरह ख़रीद लो। मैंने हंसकर गर्दन हिला दी। रजब अली ने निहायत मासूमियत से स्टोर से अपने लिए लिबास खरीद लिए। उसके चेहरे पर मुसर्रत नजर आ रही थी। ये तमाम सामान 2 सूटकेसों में रखने के बाद मैं और रजब अली होटल के काउंटर पर पहुंचे और यहाँ से हमने अपने लिए कमरे हासिल कर लिए। मैंने 2 कमरे लिए थे। रजब अली ने सरगोशी के अंदाज में कहा, चीफ अगर एक ही कमरा रहे तो क्या हर्ज है? जी नहीं, मैं आपको हर वक्त अपने आप पर मुसल्लत नहीं रखना चाहता। ठीक है चीफ, 2 कमरे ले लीजिए, लेकिन जहाँ तक आप पर मुसल्लत रहने का ताल्लुक है वो तो मैं रहूँगा। होटल के कमरे निहायत शानदार थे और बेहद कीमती। हमें ऊपर पहुंचते हुए ये अंदाज़ा हो गया कि बसंतगढ़ एक निहायत खूबसूरत जगह होने की वजह से सियाहों के लिए बाइसे दिलकशी है और सियाह यहाँ आते रहते हैं। उनकी बहुत बड़ी तादाद अब भी मौजूद थी। हमारे कमरों के सामने एक इंडोनेशी ख़ानदान मौजूद था। उसमें 2-3 लड़कियां भी थीं। लड़कियां दर हकीकत बहुत दिलकश थीं। रजब अली के हरकतों सकनात से अंदाज़ा होता था कि वह बिल्कुल ही पागल किस्म का जिन है। आंखें फाड़ फाड़ कर लड़कियों को घूरता रहा और लड़कियां झीम कर वहाँ से हट गईं। हम अपने कमरे में दाखिल हो गए। जब पोर्टर हमारा सामान हमारे कमरों में सेट करके वापस चला गया तो रजब अली फ़ौरन मेरे पास आ गया। चीफ, सही मायनों में तो यही मैं चाहता था और इसी के लिए तो मैंने दुआ की थी कि किसी की गुलामी में भी दिया जाए तो वो कोई जिंदा दिल नौजवान हो। चीफ, यहाँ आकर तो जिंदा दिली खुद ब खुद जाग उठी है। और देखिए, आप मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद बता दीजिए। बस इतना बता दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर इंसानों के लिए भलाई का मामला है तो रजब अली आपके शाना बचाना है। मैं हर तरह से आपकी इस ख्वाहिश की तकमील करूँगा, लेकिन चीफ बाकी, उसने भिखारियों के से अंदाज में कहा और मैं हंस पड़ा। अब कितनी बार ये जुमला कहोगे चीफ? आहा, बाहर बारिश तेज़ हो गई है। यह हसीन मौसम यकीनी तौर पर बहुत खूबसूरत है। चीफ, अब क्या ख्याल है? हम अपने कमरों में ही घुसे रहेंगे? नीचे चलना है? हाँ चीफ, बारिश ने कुछ अजीब ही समा बांध दिया है। तो फिर लिबास तब्दील कर लो, तैयार होने के बाद नीचे चलेंगे। चीफ, रजब अली झिम्पे हुए अंदाज में बोला। अब क्या बात है? चीफ, मुझे ये लिबास पहनना नहीं आते। मेरा मतलब है लोग बड़े सलीके से ये लिबास पहनते हैं, मैंने तो कभी इन्हें इस्तेमाल नहीं किया। अबे तो क्या अब तुझे कपड़े भी मैं ही पहनाऊं? बस एक बार चीफ, सीख लूँगा तो तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे हंसी आ गई। मैंने रजब अली को लिबास पहनने के बारे में पूरी तफसील से समझाया। मुकम्मल लिबास था, पैंट कोट शर्ट टाई वगैरह। रजब अली तमाम तफसीलात सुनने के बाद बाथरूम में चला गया और मैं उसकी दिलचस्प शख्सियत पर गौर करने लगा। रजब अली के इस तरह इस्तेमाल के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। वो काम की चीज़ तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ ही इस कदर दिलचस्प था कि उसकी कुर्बत में लुत्फ़ आता था, जबकि पहले मैंने इस अंदाज में गौर नहीं किया। थोड़ी ही देर गुजरी कि दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला और रजब अली लड़खड़ाता हुआ बाथरूम से बाहर निकल आया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, रगें फूली हुई थीं, आंखें उबल रही थीं, बहुत बुरी कैफियत का शिकार था। घुटी घुटी आवाज़ में उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर मेरी समझ में नहीं आ सका। वह बहुत बुरी हालत में था। मैं बौखलाकर खड़ा हो गया। क्या मुसीबत नाजिल हुई है तुझ पर? कुछ मुंह से तो फूट। जवाब में रजब अली ने उंगली से अपनी गर्दन की जानिब इशारा किया।
तब बात एक लम्हे में मेरी समझ में आ गई। उसने टाई की नॉट लगाई थी और फंदा गलत तरीके से गर्दन में फिट हो गया था। अब उसकी गर्दन दब रही थी। मैंने पेशानी पर हाथ मारकर उसकी टाई की गिरा खोली और वो टाई ढीली होने के बाद गहरी गहरी सांसें लेने लगा। फिर हाँफते हुए लहजे में बोला, इस मनहूस चीज़ के बगैर क्या ये लिबास मुकम्मल नहीं है चीफ? अबे तुझसे किसने कहा था कि टाई भी खुद ही बांध ले? सही नॉट नहीं लगाई तो गर्दन तो दबेगी ही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाया गया था चीफ। उसके बाद से ये सारे भूतनी वाले आज तक सलीब पर लटके हुए हैं और अफसोसनाक बात यह है कि उन्होंने दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी सलीब पर लटका दिया है। अब मंतक बिगाड़ने की कोशिश न कर, टाई बांधनी है या नहीं। चीज़ तो बड़ी ख़तरनाक है चीफ, लेकिन अगर तुम कहते हो कि इसके बगैर लिबास मुकम्मल नहीं होता तो ठीक है, बांध दो। मैंने उसकी टाई बांधी। अच्छा लग रहा था सूट पहनकर। वैसे भी खूबसूरत जिसामत का नौजवान था। हम दोनों होटल के डाइनिंग हॉल में आ गए। वसी और इस हॉल में बेशुमार हसीन चेहरे नजर आ रहे थे। बर्तनों की खनक एक खूबसूरत नगमगी पैदा किए हुए थे। सुनहरी हंसी के जल तरंग बज रहे थे। लोग अपनी अपनी तफरीहात में मशगूल थे। ऑर्केस्ट्रा की मध्यम मध्यम मौसीकी फिजा में नगमे बखेर रही थी। हमारी मेज़ पर कार्ड लगा हुआ था। हम दोनों एक ही मेज़ पर जा बैठे। रजब अली की बांछें खिली हुई थीं। वो इस माहौल को देखकर बेहद खुश था। बैठकर कहने लगा, चीफ, जिन्होंने अपनी दुनिया वीरानों में आबाद कर रखी है, मैं दावे से कहता हूँ कि इंसानों ने इस दुनिया ही को जन्नत बनाया हुआ है। हाँ, तुम बेशक दावे कर लो, लेकिन इस जन्नत में जिस कदर बुराइयां हैं अभी तुम उनसे वाकिफ नहीं हो। रोशन पहलू देखना चाहिए चीफ, हर चीज़ का रोशन पहलू देखना चाहिए। तारीकियों की तलाश में आंखें फाड़ने से क्या फ़ायदा। आहा चीफ, उस लड़की को देखो, हाय क़यामत है। चीफ, ये होंठ कुदरती सुर्ख तो नहीं है ना, बल्कि इन्हें सुर्ख किया गया है और इसका रंग फीड है। चीफ, बाल कैसे लग रहे हैं, जैसे सोने के तारों को गूंद दिया हो। चीफ, कमाल की शख्सियत है, क्या हसीन चेहरा पाया है इसने। मैंने उस खूबसूरत गैर मुल्की लड़की को देखा। बिलाशुबा खूबसूरत थी, तन्हा बैठी हुई थी। सिगरेट होल्डर में एक बारीक सा सिगरेट लगा हुआ था, जिसके वो हल्के हल्के कश ले लेती थी। रजब अली आजिज़ाना लहजे में बोला, चीफ, क्या मेरी इससे दोस्ती नहीं हो सकती? ये तो ना माँ है ना बहन है। चीफ, मुझे इजाज़त दे दो। ठीक है भाई, मैंने तुझ पर पाबंदी कब कायम की हुई है? मैं उससे मिल लूँ चीफ, तेरी मर्जी है, मगर क्या बात करूँ? बस उसके पास जाकर खैरियत पूछना। उससे कहना कि तुमने उसे कहीं देखा है और तुम उसे तारुफ हासिल करना चाहते हो। कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? अगर मुकामी लड़की होती तो इसका ख़तरा था, लेकिन हो सकता है गैर मुल्की होने की वजह से वो महसूस न करे। मेरे हक़ में दुआएं करना चीफ, जा रहा हूँ, रजब अली ने कहा और अपनी जगह से उठ गया। मैं मुस्कुराती हुई निगाहों से उसे देखता रहा। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल थी। देखना है कि इसका क्या नतीजा निकलता है। रजब अली आहिस्ता आहिस्ता लड़की की मेज़ की तरफ बढ़ रहा था और मैं किसी दिलचस्प अनहोने वाक़ये का मुंतज़िर था और दिलचस्प वाक़या पेश आ गया। रजब अली ज़रा झिझकता हुआ उस तरफ बढ़ा, इसलिए उसे देर हो गई। ग्रे कलर के खूबसूरत सूट में मलबूस एक तंदुरुस्त तवाना नौजवान मुस्कुराता हुआ लड़की के करीब पहुंच गया और लड़की ने अपनी कुर्सी से थोड़ा सा उठकर उसका खैर मकदम किया। उससे हाथ मिलाया और नौजवान कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मेरे हलक से कह कहा निकलते निकलते रह गया, क्योंकि रजब अली लड़की की मेज़ के पास पहुंचने के बाद टहलने के से अंदाज में आगे बढ़ गया। जाहिर है अब उसका लड़की के पास घुसना बेमायनी था। काफ़ी दूर जाने के बाद वो वापस पलटा। मैंने दूर ही से उसकी आंखों में कीना तोज़ी के आसार देखे। टहलता हुआ वापस मेज़ पर आ गया और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। तुम इसे क्या कहोगे चीफ? उसने भराई हुई आवाज़ में कहा। बदकिस्मती, मैंने हंसी रोक कर जवाब दिया। नहीं चीफ, मैं नहीं मानता, मैं इसे बदतमीज़ी कहता हूँ। बैठ जा मेरे भाई, बैठ जा। असल में तू ना तीतर है ना बटेर, यहाँ के मामलात से वाकफियत भी नहीं रखता और बहुत आगे तक निकल जाना चाहता है। अजीज़ुल कदर, इसे बदतमीज़ी क्यों कहोगे? हम उसकी मेज़ की तरफ जा रहे थे चीफ। उस गधे को क्या हक था कि वो हमसे पहले वहाँ पहुँच जाए? क्यों, क्या तुम्हारी मनकूहा है वो कि सिर्फ तुम्हारे ही लिए वक्फ हो? नौजवान से उसके क्या ताल्लुकात हैं? वो दोनों आपस में कौन हैं ये जानते हो तुम? ताल्लुकात तो अभी एक लम्हे में सारे ख़राब कर दूं चीफ। दोनों एक दूसरे के लिए हाथ में जूता लिए हों तो रजब अली नाम नहीं अपना, लेकिन क्या किया जाए, बीच में तुम्हारा नाम आ जाता है। क्यों, मेरा नाम क्यों? अरे छोड़ो चीफ, अब ऐसी बातें करके दिल ना दुखाओ। देखो चीफ, जान ना जलाओ मेरी, लड़की वाकई मुझे पसंद आ गई है, बहुत खूबसूरत है वो। उस गधे को उसके पास से हटना चाहिए। नहीं यार, ख्वामखा होटल में घपला हो जाएगा। हमें अभी यहाँ खासे दिन काम करना है। तो फिर ठीक है चीफ, मुर्गा तो मैं उसे ज़रूर बनाऊँगा।
लेकिन चलो यहाँ नहीं बनाता, जाएंगे कहाँ? हाँ, ये एक अलग बात है कि बाद में उसे देख लेना। रजब अली लड़की को देखता रहा और कुछ देर के बाद हसरत भरे लहजे में बोला, वाकई चीफ बहुत खूबसूरत है। हंसती है तो ऐसा नहीं लगता जैसे रोशनी हो गई हो। वैसे चीफ, क्या ये इन्हीं इलाकों की रहने वाली हो सकती है? नहीं, ये गैर मुल्की है। गैर इतने खूबसूरत होती हैं चीफ, अपने इतने प्यारे क्यों नहीं होते? नहीं रजब अली, वही ना तजुर्बेकारी की बात है। मैं कह रहा हूँ ना, अभी ज़रा मालूमात हासिल कर इस दुनिया के बारे में। नया नया आया है और आसमान पर कुमंद कर लेना चाहता है। गैर इतने खूबसूरत नहीं होते, अपने उनसे कहीं ज़्यादा हसीन होती हैं। बस ये अपने आप को टीप टाप करना जानती हैं और फिर इनके मजाज हमारे यहाँ के लोगों से नहीं मिलते। ये मुख्तलिफ तबीयतों के मालिक होते हैं और ये औल जलोल जो उसके पास आ बैठा है, ये तो गैर नहीं मालूम होता। मेरा मतलब है दूसरे मुल्क का। नहीं, ये मुकामी ही है। तो फिर इस मुकामी की ऐसी तैसी कर दूँ? अबे चुप बैठ यार, क्यों फजूल बातें किए जा रहा है? दूसरी देख ले कोई। नहीं चीफ, फ़िलहाल तो बस यही है। और फिर तुमने इजाज़त दे दी है? हाँ हाँ ठीक है, बाद में देख लेना, छोड़ो इन बातों को। मैंने कहा और रजब अली मेरे मना करने से खामोश तो हो गया, लेकिन मैंने महसूस किया था कि वो बार बार लड़की की जानिब देख रहा था। जिन था और सब कुछ कर सकता था। हकीकत ये थी कि अभी इन हालात की काया पलट करके रख देता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि कोई नाजायज़ बात हो। वो मेरा मुतीत था और उसे 3 बुजुर्गों ने मेरे हवाले किया। हर तरह की छूट नहीं दी जा सकती थी उसे संभालना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी, वरना मुझसे उसके बारे में पूछा जा सकता था कि इस तफरीही मशगले के लिए मैंने उसे क्यों इजाज़त दी और क्यों इस्तेमाल किया। चुनाचे मैं इस पूछ-गिछ से बचना चाहता था। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि मज़े की चीज़ था और अब उसकी गुर्बत में सही मायनों में मुझे लुत्फ़ आ रहा था। वो उन दोनों को देख देख कर बुरे बुरे मुंह बनाता रहा। उन दोनों ने एक साथ खाना भी खाया था। वैसे लड़की के बारे में यह अंदाज़ा लगा रहा था मैं कि कौन से मुल्क से उसका ताल्लुक़ है, लेकिन कोई सही पता नहीं चल सका। नाक की अगली नोक की सुर्खी और चेहरे की एक ख़ास किस्म की सफ़ेदी उसे बरतानवी नस्ल का बाशिंदा जाहिर कर रही थी। उम्र 20-22 साल से ज़्यादा नहीं होगी। नौजवान भी भरे भरे जिस्म का मालिक, लेकिन किसी कदर बिगड़ी हुई शक्ल का था। चेहरे से वो कोई शरीफ आदमी नहीं मालूम होता था, जबकि लिबास वगैरह बहुत अच्छा पहना हुआ था और आदत व तवार से नफासत भी जाहिर हो रही थी। रजब अली ही की वजह से मैं उन दोनों की जानिब मुतवज्जा हुआ, वरना उनमें और कोई खूबी नज़र नहीं आती थी। गर्ज ये कि मैं होटल की तफरीहात में दिलचस्पी लेता रहा। खाना भी मंगाया हमने और रजब अली ने मेरे साथ ही खाना खाया। वैसे भी ये सब कुछ मुझे बुरा नहीं लग रहा था। अब जानने वाले तो थे नहीं कि ये महसूस करते कि मामला एक इंसान और जिन का है। बज़ाहिर हम लोग दोस्तों ही की मानंद बैठे हुए थे। फिर काफ़ी देर के बाद लड़की और नौजवान अपनी जगह से उठे। अच्छी खासी रात हो चुकी थी। रजब अली गिड़गिड़ाते हुए अंदाज में बोला, चीफ इजाज़त दोगे थोड़ी देर के लिए? कहाँ? मैंने उसे कड़ी निगाहों से देखते हुए कहा, वादा चीफ, इस वक्त कुछ नहीं करूँगा, बस इनका पीछा करके ज़रा इनके बारे में पता लगाऊंगा। जाओ कमरे में ही वापस आ जाना, मैंने कहा और रजब अली शुक्रिया अदा करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गया और इसके बाद लिबास वगैरह तब्दील करके लेट गया। जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। बसंतगढ़ वैसे अच्छी जगह थी। अब तक जितना जो कुछ देखा था वो खासा दिलकश और दिलचस्प मालूम हुआ। माजी की यादों में रहकर जहन को प्रागंदा करना हमेशा ही बेमायनी महसूस हुआ था और मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया था कि अब सिर्फ हाल के बारे में सोचूंगा। माजी की परेशानियों का शिकार होना कहाँ की दानिशमंदी है। जो लम्हात गुजर रहे हैं उन्हीं को बेहतर और गनीमत समझा जाए और उन्हीं से समझौता किया जाए, यही ज़्यादा बेहतर है। रजब अली की शमूलियत से सूरत हाल और दिलकश हो गई थी। काफ़ी देर तक रजब अली की वापसी का इंतज़ार करता रहा। फिर नींद आने लगी। मैंने सोचा कि शायद वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया हो। वैसे जो कुछ भी करना चाहता कर सकता था क्योंकि जिन्न था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। रात के न जाने किस हिस्से में सो गया और सुबह को वक्त मुकर्ररा पर ही आंख खुली। काफ़ी देर तक बिस्तर पर अंगड़ाइयाँ लेता रहा। फिर रजब अली याद आया और मैं उठकर बैठ गया। चंद लम्हात इसी तरह ऊँघता रहा। फिर गुसल खाने में जाकर ठंडे पानी से गुसल किया, लिबास वगैरह तब्दील किया और इसके बाद बाहर निकलकर रजब अली के दरवाजे पर दस्तक दी। कई दस्तक देने पर उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुला लेकिन सामने कोई नहीं था। हैरानी से इधर उधर देखा तो अचानक रजब अली नमूदार हो गया। नींद में झूम रहा था, कहने लगा, सॉरी चीफ, आंखों से गायब हो गया था।
मेरा मतलब है अपनी असल हैसियत में था और इसी तरह दरवाज़ा खोलने चला आया। अहमक आदमी, जब इंसानी रूप धारा है तूने तो फिर इंसानों की तरह निगाहों के सामने रहा कर। मेरी जगह अगर कोई वेटर होता और तू इस तरह दरवाज़ा खोलता और उसे नज़र ना आता तो वेटर चीख मारकर भाग जाता। सॉरी चीफ, सॉरी, आइंदा ख्याल रखूँगा। आओ, तुम तो यूँ लगता है जैसे बहुत देर के जागे हुए हो। वक्त देखा क्या हुआ है? नहीं चीफ, किधर है वक्त? रजब अली ने चुंधियाई हुई आंखें फाड़ते हुए कहा। अभी जबड़े पर एक घौंसा रसीद करूँगा तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। दिन में तारे? रजब अली आंखें फाड़कर बोला। वो कैसे नजर आते हैं चीफ? अच्छा चलो जाओ, गुसल खाने में जाओ, होशो हवास कायम करके वापस आओ। रात को तू मेरे पास वापस क्यों नहीं आया? ओहो चीफ, रात को तो मैं अपने कमरे में ही वापस नहीं आया। सुबह को जब सूरज की रोशनी फूटी और वो उल्लू का पट्टा कमरे से बाहर निकल गया तो फिर मैं अपने कमरे में वापस आया। क्या मतलब? इसी होटल में तो रहते हैं। मेरा मतलब है वो लड़की इसी होटल में मुकीम है। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में मैं और वो। बस चीफ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बात हद से ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे हंसी आ गई और रजब अली दांत पीसता हुआ गुसल खाने की जानिब चला गया। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया, मगर फिर कुछ ख्याल आया मुझे। उठा और रूम सर्विस को टेलीफोन करके 2 आदमियों के लिए नाश्ता तलब कर लिया। रजब अली बदस्तूर भिन्नाया हुआ बाहर आया। चीफ, बस तुम्हारी लगाई हुई पाबंदी थी, वरना वो खूबसूरत लड़की उसकी मलकियत नहीं बन सकती थी, उस नौजवान की। तो और क्या, अब क्या रह गया इस दुनिया में मेरे लिए? अबे अबे, इस जैसी हज़ारों पड़ी हुई हैं और फिर वो गैर मुल्की लड़की है। जाहिर है उसका अपना ना कोई किरदार है ना कोई चाल चलन। ऐसी घटिया किस्म की लड़कियों को तो वैसे ही तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तवज्जो देनी पड़ती है चीफ। अब तो जो कुछ हो गया है वो तो हो ही गया है। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं किया। जो तुमसे वादा करता हूँ उसे तोड़ना मेरे बस की बात नहीं होती, लेकिन रात भर पेचोताब खाता रहा हूँ। यकीन करो, अगर चाहता तो दोनों कुत्तों की तरह भौंकते हुए होटल की राहदारियों में दौड़ते फिरते, लेकिन सब्र किया है, बल्कि अपने खून के घूंट पिए हैं मैंने। मुझे हंसी आ गई और मैं देर तक हंसता रहा। रजब अली मुंह फुलाए बैठा रहा। इस तरह तो चीफ हम कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। अब एक गधे, तू करना क्या चाहता है? चीफ, ये दुनिया देखना चाहता हूँ तुम्हारी। अब तो मुझे अपने आप से दूर क्यों रखते हो? ये तो ताज्जुब वाली बात हो गई। कैसा ताज्जुब? तुम्हारी दुनिया के लोग ऐश करें और हम जिन बेचारे बस बस। रजब अली गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मैं बार बार हंस रहा था। इतनी देर में वेटर ने दरवाजे पर दस्तक दी और इजाज़त पाकर नाश्ता लेकर अंदर आ गया। ये तुमने अच्छा किया चीफ। अगर मैदे में वजन पहुंच जाए तो इंसान की अकल कुछ कुछ ठिकाने आ जाती है। ए भाई, ये क्या लाए हो? इतना ही और ले आओ, रजब अली ने वेटर से कहा और वेटर ने अदब से गर्दन झुका दी। रजब अली नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। क्या गुस्से में भूख भी ज़्यादा लगती है? ये तो तिब्बी असूल है चीफ। अच्छा खैर, अब ज़्यादा मन तक नहीं झाड़, ये बता के क्या हुआ था? कुछ नहीं चीफ, मैंने उन दोनों का पीछा किया। मैं समझा कहीं और रहते हैं वो, लेकिन थोड़ी देर तक तो बाहर होटल के लॉन पर चहलकदमी करते रहे। इसके बाद उस कमबख्त आफत बला ने उसे दावत दी कि वो उसके साथ ऊपर चले और यहीं आज की रात गुजारे। नौजवान तैयार हो गया। उसने कहा कि वो कल उसके पास तफसील से आना चाहता था, क्योंकि आज रात उसे घर से गायब रहने की फुर्सत नहीं, बस मुलाकात करने चला आया, लेकिन उसकी दावत को ठुकरा भी नहीं सकता। बताओ, कमबख्त की बच्ची ने खुद ही उसे अपने कमरे में बुलाया। चीफ, क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? हरगिज़ नहीं। मजाक उड़ाने की नहीं हो रही चीफ, सच कह रहा हूँ। इतनी मनहूस शक्ल का आदमी और वो लड़की उस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो दे रही थी। जाने अजीज़, असल में उसे तुम्हारा कुर्ब हासिल नहीं हुआ ना? वैसे उसकी सूरत पर तो वो थूकती भी नहीं। शुक्रिया चीफ, थैंक यू वेरी मच। रजब अली को मेरे इन जुमलों से किसी कदर इत्मीनान हुआ। अब बकवास किए जाओगे या आगे की तफसील भी बताओगे? आगे की तफसील बड़ी ख़तरनाक है। रजब अली आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगा। मसलन, मैंने सवाल किया। एक साजिशी का काम कर रही है, एक बहुत बड़ी साजिश। वैसे बाकी बातें तो तुम समझ ही गए होगे चीफ कि उन दोनों के दरमियान कैसे ताल्लुकात हैं। असल में चीफ हुआ यूं है कि कुछ अरसे कबल ये नौजवान, जिसका नाम चंदर प्रकाश है, लंदन नामी किसी जगह में रहता था, तालीम हासिल कर रहा था वहाँ पर। फिर ये लड़की, जिसका नाम मोनिका जॉन्स है, वहीं पर इसकी दोस्त बनी। दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ अरसे के बाद चंदर प्रकाश बसंतगढ़ वापस आ गया और यहीं रहने लगा। लड़की इसे इंडियन प्रिंस समझती है, यानी हिंदुस्तान का शहजादा। चीफ, दिल तो ये चाह रहा था कि उसके चेहरे से नाक ही गायब कर दूं, ताकि लड़की को पता चले कि हिंदुस्तान के शहजादे कैसे होते हैं। खैर, छोड़ो इन बातों को। तो मतलब यह है कि उन दोनों के दरमियान बड़ी मिस्टीरियस गुफ्तगू हुई। फिर इंग्लिश। अमा बोलने दो चीफ, मामला ही ऐसा है। कहने का मतलब यह है कि वो दोनों ही
कोई लंबा घपला कर रहे हैं, जानते हो कैसे? मैं कैसे जान सकता हूँ? नौजवान कह रहा था कि अब वो उसे बताएगा कि वो इंडियन प्रिंस है या नहीं। हालांकि मोनिका जोन्स उसकी इस बात पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब उसे यकीन आ जाएगा। उसने कहा, मैं तुम्हें उसके लहजे में सब कुछ बताता हूँ। मेरा मतलब है उन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो बता रहा हूँ तुम्हें, ताकि तुम कोई अंदाज़ा लगा सको। ठीक है, बताओ, मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। कमरे में पहुंचे दोनों के दोनों, और फिर बस आगे कुछ सेंसर हो जाता है। यानी लड़की ने उसका इस्तकबाल जिस अंदाज में किया उसे मैं बताना नहीं चाहता आपको। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दोनों बैठ गए। लड़की ने कहा कि वो लिबास तब्दील कर ले, और बदबख्त औरत ने वहां पर भी मेरे जहन में आग लगा दी। वो कैसे? अमा चीफ लिबास तब्दील करने के लिए उसने बाथरूम में जाना मुनासिब नहीं समझा, और वो गधे का पिल्ला, मेरा मतलब है वो इंडियन प्रिंस, बड़े आराम से कुर्सी पर दराजू से देखता रहा, जबकि चीफ मेरी दोनों आंखें टेढ़ी हो गईं। आई एम सॉरी चीफ। हाँ, अब बताओ पूरी तफसील से। डाइनिंग हॉल में तुमने मुझे तफसील पूछने से रोक दिया था। मोनिका, एक बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुस्तकबिल बनाने के लिए इंसान को जिद्दोजहद करना पड़ती है। मैंने थोड़ी बहुत तफसील तुम्हें लंदन में बताई थी। ये बताया था मैंने तुम्हें कि मेरा ताया बहुत दौलतमंद इंसान है, जबकि मेरे बाप को भी विरसे में दौलत का इतना ही बड़ा हिस्सा मिला था जितना मेरे ताया के पास था। लेकिन मेरा बाप एक औबाश तबा इंसान निकला, और उसने अपने हिस्से की सारी दौलत अय्याशियों में उड़ा दी, और इसके बाद वो मेरे ताया के कदमों में आ पड़ा। और अब हम अपने ताया के दस्ते नगर हैं, जबकि ताया के पास वो दौलत इतनी बढ़ चुकी है कि उसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन जायज़ तरीके से हमारा उस दौलत में कोई हिस्सा नहीं। बड़ा अजीब मामला है मोनिका, एक लंबी कहानी है जो मैं तुम्हें पूरी तफसील से बता रहा हूँ। लंदन में इसकी कभी ज़रूरत पेश नहीं आई, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो कहानी तुम्हें सुनाई जाए। सुनो मोनिका, मेरे ताया का एक बेटा सरजीत राय नामी था, जो मेरे ताया से नाराज़ होने के बाद लंदन चला गया। कुछ अरसे वो लंदन में रहा, उसके बाद लंदन से कहीं और चला गया। लंदन में उसने शादी भी कर ली, और उसके यहाँ एक लड़की भी पैदा हो गई। सरजीत राय अपने बाप दीपक राय से नाराज़ होकर यहाँ आया था, और तवील अरसे से उसने अपने बाप से राब्ता कायम नहीं किया। मेरा मतलब समझ रही हो ना? लेकिन अब से थोड़े अरसे पहले ही मुझे उसके बारे में मालूमात हासिल हुई कि दीपक राय और सरजीत राय के दरमियान राब्ता कायम हो गया है। हालांकि मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ये तायाजाद भाई यहीं यूरोप में है। जब उन दोनों के दरमियान राब्ता कायम हुआ तो मेरे बाप गोविंद राय ने मुझे लंदन से वापस तलब कर लिया। तुम्हें मालूम है कि मैं अचानक ही लंदन से हिंदुस्तान वापस आ गया था। यहाँ मेरे बाप गोविंद राय ने मुझे कुछ तफसीलात बताईं और कहा कि अगर सरजीत राय वापस आ गया और यहाँ आने के बाद उसने अपने बाप की जायदाद वगैरह संभाल ली तो यूँ समझ लो कि हमें सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। चुनाचे इस सिलसिले में कोई अमल होना चाहिए। और मोनिका, मैंने बर्क रफ्तारी से सोचना शुरू कर दिया क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। फिर मैं तमाम तफसीलात मालूम करके दोबारा लंदन पहुंचा। यहाँ मैंने ज़रूरतन तुमसे मुलाकात नहीं की। मैंने तफसीलात मालूम की तो पता चला कि मेरा तायाजाद भाई बर्मिंघम में रहता है और उसने वाकई शादी कर ली है और अब वो अपनी बीवी और बेटी के साथ वापस वतन जाने की तैयारियां कर रहा है। उधर मेरा बाप इस काम के लिए तैयार था कि उसे वतन वापस आने से रोके, और उधर मैं अपने तौर पर सारी तैयारियां कर रहा था, जिसके नतीजे में एक प्रोग्राम मेरे जहन में आया और मैं उसी पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। उसकी तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी यह तफसील ज़रा ख़तरनाक है। लेकिन समझ लो, मेरा वो तायाजाद भाई अपने बाप के पास नहीं पहुंच सका है, जबकि मेरे ताया को ये बात मालूम है कि सरजीत राय ने बाहर शादी कर ली है। कौन है वो, किससे शादी की, ये उसे बिल्कुल नहीं मालूम। अलबत्ता वो ये जानता है कि मेरे तायाजाद भाई सरजीत राय की बीवी भी है और एक नौजवान बेटी भी। चुनाचे मोनिका, एक साइड तो मैंने संभाल रखा है, दूसरे साइड से तुम्हें मेहनत करना होगी। मुझे? हाँ, मुझे क्या करना होगा वही बता रहा हूँ। जब मैंने अपने प्रोग्राम के पहले मरहले पर अमल किया और सरजीत राय को उसके बाप के पास पहुँचने से रोकने में कामयाब हो गया, तो फिर मेरे जहन में आया कि अब दूसरे मरहले में तुम्हारी खिदमत हासिल की जाएं। माय डियर मोनिका, मैंने तुम्हें कुमारी निर्मल बनाने का फ़ैसला कर लिया है। क्या बनाने का फ़ैसला कर लिया है? कुमारी निर्मल। ये क्या होता है? ये राजकुमारी होती है। राजकुमारी क्या होती है? प्रिंसेस। ओह अच्छा, तो फिर मगर कैसे? वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तुम्हें राजकुमारी निर्मल की हैसियत से यहाँ पहुँचना है और मेरे ताया दीपक राय के पास जाना है उसके बेटे सरजीत राय की बेटी की हैसियत से। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि तुम मेरे ताया दीपक राय की तमाम दौलत की वारिस करार पाओगी।
और जब तुम उस दौलत की वारिस करार पाओगी तो फिर वो दौलत किसकी होगी, मेरी और तुम्हारी। मगर मैं, बस बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दो, मैं तुम्हें गाइड करूँगा इस सिलसिले में। तुम मेरी हदायत पर अमल करोगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ज़ाहिर है गैर मुल्क में पैदा हुई, वहीं की ज़ुबान जानती हो, वहीं के रस्म व रिवाज जानती हो। तुम एक कहानी लेकर वहाँ पहुँचोगी और हम उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मेरा ख्याल है आज इतनी तफसील काफ़ी नहीं है। बाद में पूरी प्लानिंग करके मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारे आगे के इक़दामात क्या होने चाहिए। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ हो जाएगा डार्लिंग, सब कुछ हो जाएगा। फिलवक्त अपना जहन आज़ाद छोड़ दो। और चीफ, उस कमबख्त ने अपना जहन आज़ाद छोड़ दिया। ना सिर्फ अपना जहन आज़ाद छोड़ दिया बल्कि उसे हर तरह की आज़ादी दे दी। और इसके बाद चीफ, मेरे लिए सीना कूटने के अलावा और क्या रह गया था। चुनाचे मैं वहीं बैठा सीना कूटता रहा। धत तेरे की, उस वक्त भी तू वहां से बाहर ना निकला। छोड़ो चीफ, अगर इसी तरह मेरे दिल पर जख्म लगते रहे तो एक दिन जख्मी तखल्लुस रख लूंगा और शेरो शायरी करता फिरूंगा। समझ रहे हो ना, इस जिन का खाना खराब करने में तुम्हारा हाथ होगा चीफ। अबे तू कायदे का जिन भी तो हो। चीफ हूं तो मैं बहुत कायदे का, मगर बस क्या करूं। तुम्हारी इस दुनिया को देखने की ख्वाहिश, इसके बारे में जानने की ख्वाहिश, इसमें ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश, इसकी दिलचस्पी में हिस्सा लेने की ख्वाहिश इस तरह दिल में है कि बस बता नहीं सकता। तुम इजाज़त नहीं दोगे ना सही। यार रजब अली, अब तू फजूल बातें मत कर। देख, हर बात का एक असूल होता है, एक तरीक़ाकार होता है। तूने जो कुछ मुझे बताया है ना, बहुत अनोखा, बेहद अजीब है। बल्कि मैं तुझसे कह नहीं सकता कि ये सुनकर मेरी क्या कैफियत हुई है। किसी चीज़ की वजाहत नहीं है बिल्कुल, लेकिन जो बात मंजरेआम पर आई है वह बहुत दिलचस्प है। तो मेरा मतलब ये है कि अब तो खुद सोच, लंदन में उन दोनों के दरमियान ताल्लुकात होंगे, उन्हीं की बुनियाद पर उसने लड़की को यहाँ बुलाया। बीच में टांग अड़ाने से क्या फ़ायदा। चीफ, बहुत खूबसूरत है वो, और कोई बात नहीं थी। अरे अहमक, तूने अभी हुस्न देखा ही कहाँ है। वो तो बस रंगों से रंगी हुई लड़की थी। बाहर की दुनिया से उसका ताल्लुक था, इसलिए तुझे अच्छी लगी। और भी तो बहुत कुछ देखा होगा तूने, मैंने कहा और रजब अली शर्माते हुए अंदाज में मुस्कुराने लगा। उसका उस वक्त का चेहरा देखकर मुझे भी हंसी आ गई। हम लोग नाश्ता करते रहे। वेटर और नाश्ता भी ले आया। रजब अली सारा नाश्ता डकार गया। मैंने भी ज़रूरत के मुताबिक ले लिया। फिर मैं आराम से कुर्सी पर दराज होता हुआ बोला, इसका मतलब है रजब अली कि एक वाक़या हमारे इल्म में आ गया है और बसंतगढ़ में हमें इस सिलसिले में काम करने के बेहतरीन मौक़े हासिल होंगे। चुनाचे अब क्यों ना इस सिलसिले में हम अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ कर दें। ज़रूरी समझते हो चीफ? तो और क्या भाई, एक साजिश तेरे इल्म में आई और तुझे भी अंदाज़ा हो गया कि वो साजिश है, तो फिर क्या ख्याल है, नज़रअंदाज कर दें उसे? नहीं चीफ, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। जहाँ तक मेरा मामला है तो मैं तुम्हें अपनी दिलचस्पियों के बारे में बता चुका हूँ। बाकी सारा मामला तुम्हारा है चीफ। मुझे सिर्फ इतनी इजाज़त दे देना कि थोड़ी बहुत तफरी करता रहूँ। हाँ, ज़रूर करते रहो, लेकिन कोई हरकत ऐसी ना करना जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। सवाल ही नहीं पैदा होता चीफ, हम लोगों को इसकी इजाज़त भी नहीं होती। और फिर मैं जो कुछ भी करूँगा तुम्हारे इल्म में लाए बगैर नहीं करूँगा। और अगर तुम्हारी तरफ से इजाज़त नहीं मिली तो फिर यूँ समझ लो कुछ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके, अब हमें इस सिलसिले में पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। पहले हम तमाम वाक़यात की एक तरतीब कर लें। इसके लिए कागज़ और कलम वगैरह की ज़रूरत है, ले आता हूँ। रजब अली ने कहा और अचानक ही मेरी निगाहों से गायब हो गया। मैं एक ठंडी सांस लेकर इन हालात के बारे में सोचने लगा। वाकई हालात काफ़ी दिलचस्प थे और जैसा कि रजब अली ने बताया कि कोई बाकायदा साजिश हो रही थी जिसके लिए एक गैर मुल्की लड़की को बुलाया गया था। दर हकीकत मामला काफ़ी दिलचस्प मालूम होता था। अभी मैं इन्हीं सोचों में गर्क था कि रजब अली वापस आ गया। एक बहुत ही खूबसूरत राइटिंग पैड और कलम उसके हाथ में था। कलम का कैप खुला हुआ था और राइटिंग पैड के ऊपरी हिस्से पर लिखा था, मेरी ज़िंदगी मेरी रूह, मैं तुम्हें किस तरह मुखातिब करूं। इन दो अल्फाज के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता, बस इतना ही लिखा हुआ था। मैंने हैरत से उसे पढ़ा, फिर रजब अली की तरफ देखा और बोला, ये कहाँ से उठा लाया तू? पता नहीं चीफ, बस एक खिड़की में से एक लड़का नजर आ गया था, बैठा हुआ लिख रहा था, उसके हाथ से छीन लाया ये दोनों चीजें। अबे उसने तुझे देख लिया। लो। नो चीफ, देख लेता तो क्या मुजाहमत ना करता। मेरा ख्याल है अब वो कुर्सी पर से उल्टा पड़ा हुआ है, चीख मारकर नीचे गिर पड़ा था। रजब अली, कहीं और से नहीं ला सकता था तू ये? वो बस चीफ, ज़रा दूर जाना पड़ता,
अब जो चीज़ सामने नजर आ जाए इंसान उसे हासिल करने या सामने की चीज़ों को नज़रअंदाज करके इधर उधर की चीज़ों में भटकता फिरे। तू कुछ ना कुछ करके रहेगा रजब अली, ठीक है। मैंने वो कागज़ फाड़ कर बास्केट में डाल दिया और पेन लेकर कागज़ पर लिखने बैठ गया। पॉइंट नंबर 1, एक शख्स जिसका नाम दीपक राय है और जो दौलतमंद आदमी है, यहाँ रहता है। उसका बेटा सरजीत राय उससे नाराज़ होकर यूरोप चला गया था। वहाँ उसने शादी कर ली। बहुत अरसे तक दोनों अलग अलग रहे और फिर सरजीत राय ने अपने बाप से राब्ता कायम किया और उसके बाप ने उसे बुला भेजा। सरजीत राय वहाँ से वापस पलटने लगा तो दीपक राय के भाई गोविंद राय को यह खदशा हुआ कि सरजीत राय के यहाँ आने से दीपक राय की दौलत पर से उसका हाथ हट जाएगा। उसने अपने बेटे को जो यूरोप में था इस बारे में तफसील लिखी और चंद्र प्रकाश यहाँ वापस आ गया। उसने मोनिका जॉन्स नामी लड़की से राब्ता कायम करके एक साजिश तरतीब दी और अब मोनिका यहाँ आई हुई है और चंद्र प्रकाश ने उसे यहाँ होटल में ठहराया हुआ है। बस यही है कहानी। हाँ चीफ, अच्छा तो अब इसका मतलब ये है कि पहले हमें दीपक राय को तलाश करना होगा। वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या हैसियत है उसकी और कितनी औलादें हैं वगैरह वगैरह। मगर चीफ, हमें इससे क्या फ़ायदा होगा? अरे फ़ायदे नुकसान की क्या बात है यार, बस देखते हैं क्या किस्सा है। हो सकता है किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो। मुझे तुम्हारी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है चीफ, मुझ पर भी तो नज़र डालो। इसके बाद अगर तूने इस किस्म की फजूल बकवास की ना मुझसे तो समझ लेना अच्छा नहीं होगा। सॉरी चीफ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अबे जो तुझे करना है वो कर, मेरी जान क्यों खाता रहता है? मैं इस सिलसिले में तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? जानता है इस किस्म के मामलात में कुछ करने वाले को क्या कहते हैं? नहीं नहीं चीफ, बस ठीक है, ना जानना ही बेहतर है, वरना ख्वाम मेरी खोपड़ी घूम जाएगी। ठीक है चीफ, ठीक है, मगर डबल डबल बात करते हो जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा तो अब तुझे कंफ्यूज होना भी आ गया? क्यों नहीं चीफ, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखूँ। ठीक है, सीखो सीखो, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। अभी तुम कह रहे थे चीफ कि मैं तुम्हें कहाँ रोकता हूँ किसी मामले में, और अब कह रहे हो कि हर तरह से आज़ादी हासिल है मुझे। हाँ, हर तरह से आज़ादी हासिल है तुझे, लेकिन कोई गैर इखलाकी हरकत करने की इजाज़त नहीं है, समझ रहा है ना? और इसकी वजह भी बता दूं अगर तू कहे तो। नहीं चीफ नहीं, तुमसे किसी बात की वजह पूछने का तो बिल्कुल हक नहीं रखता। वजह यह है कि जिन लोगों की सिफारिश पर तुझे मेरे हवाले किया गया है उन लोगों का हुक्म है कि कोई गैर इखलाकी हरकत ना होने पाए, वरना तू क्या समझता है? क्या वो लड़की मुझे पसंद नहीं आई थी? रजब अली का मुंह हैरत से फैल गया और वो पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगा। मैं गुस्सीली निगाहों से उसे देख रहा था। इसमें दांत निकालने की क्या ज़रूरत है? कुछ नहीं चीफ, अब ज़रा सुकून हो गया, दोनों की हालत एक जैसी ही है। अच्छा अब संजीदगी इख्तियार करो, ये बताओ क्या तुम दीपक राय का पता लगा सकते हो? निकल जाता हूँ चीफ सड़कों पर और पूछता फिरता हूँ और हर एक से कि दीपक राय कौन है, कहाँ रहता है। नहीं, हरगिज़ नहीं, हमें इस साजिश की पूरी तफसील मालूम करनी होगी और इसके लिए अपने आप को पसे पर्दा रखना पड़ेगा। पसे पर्दा? मेरा मतलब है पर्दे के पीछे, यानी ख़वातीन की मानिंद। नहीं, ये मुहावरा है, कहता है अंग्रेज़ी सीख रहा है। अबे पहले उर्दू तो सीख ले। छोड़ो चीफ, अब उर्दू इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं है। खैर, किसी पर तंज नहीं करना चाहिए, वरना दिल में तो बहुत सी बातें आती हैं। यही अच्छा है, यही ज़्यादा अच्छा है, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। तो फिर अब मेरे लिए क्या हुक्म है? जाओ और दीपक राय के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करके आओ, मैंने कहा। अच्छा चीफ, खुदा हाफिज़। हो सकता है लंच पर मुलाकात ना हो, लेकिन डिनर साथ ही करेंगे, या फिर शाम की चाय वगैरह। क्यों, पूरा दिन क्या करेगा? मेरा मतलब है चीफ, हो सकता है मुझे उन दोनों ही का ताक़ुब करना पड़े, रजब अली ने कहा और मैं गौर से उसे देखने लगा। ये अच्छी बात है, बल्कि एक अच्छा आइडिया है ना चीफ? ओके, तो फिर मुझे इजाज़त, वो बोला और मैंने गर्दन हिला दी। दूसरे लम्हे वो फिर मेरी निगाहों से गायब हो गया। रजब अली के जाने के बाद भी मैं इन्हीं दिलचस्प वाक़यात के बारे में सोचता रहा। फिर मैं खुद भी बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। होटल के इस कमरे में पड़े रहने से क्या फ़ायदा? वैसे दिल को पूरी तरह इस बात पर आमादा कर चुका था कि ज़रा दीपक राय ही के मामलात देखे जाएं, हो सकता है कोई दिलचस्प वाक़या मुंतज़िर हो। बसंतगढ़ खासा बड़ा और अच्छा शहर था। इसे एक ख़ास तर्ज पर आबाद किया गया था। मिली जुली आबादियाँ थीं, मस्जिद और मंदिर यकसा नज़र आ रही थी। वैसे भी अमन अमान ही मालूम होता था। लोगों में यगानगत थी, और जहाँ इंसान मिलजुल कर रहना जानते हों वहाँ खुद ब खुद एक कुदरती रौनक पैदा हो जाती है।
शायद इसलिए कि कम से कम कुदरत के किसी हुक्म की तामील तो वहाँ होती है। इंसान को गिरोह बनाकर रहने की हदायत की गई है, आपस में मोहब्बत का दरस दिया गया है। जहाँ इस मामूली से हुक्म से भी नहराफ हो, वहाँ रौनक कैसे हो सकती है? वीरानियाँ वहाँ का मुकद्दर बन जाती हैं। और जहाँ यगानगत और मोहब्बत का दौर दौरा हो, वहाँ कुदरती तौर पर खुशहाली और रौनक पैदा हो जाती है। कुछ ऐसी ही आबादी मालूम हुई थी बसंतगढ़। नाम भी खूब रखा गया था इसका। यहाँ एक खास किस्म का पौधा पाया जाता था जिसका रंग बसंत की पिलाहटों जैसा था, और इस पौधे की बहुतायत थी। सड़कों पर, घरों की छतों पर पिलाहटें नजर आती थीं, और बादलों की छाँव में तो इनका हुस्न बेहद बढ़ जाता था। शहर में कई अच्छे होटल भी थे, मकानात भी काफ़ी खूबसूरत बने हुए थे। छोटे बड़े कच्चे पक्के बाजारों में भी खूब रौनक थी। मैं बड़ी दिलचस्पी से ये सारे मनाजर देखता हुआ पैदल ही आगे बढ़ता रहा और बहुत दूर निकल आया। अब इसे इत्तफाक ही कहा जा सकता है कि सामने जो मुझे बहुत बड़े दरवाजे वाली हवेली नजर आई, उसके बाहर राव दीपक राय लिखा हुआ था। शायद यही दीपक राय की हवेली थी, वसी और रीज इलाके में बनी हुई, हिंदू तर्ज तामीर का एक खास नमूना, जिसके ऊपरी हिस्से पर अशोक का निशान बना हुआ था। 3 मूर्तियां, सबसे ऊपर एक और बुत बनाया गया था। बहरहाल बुत परस्ती अपनी जगह, इंसानी नुक्ता नज़र से दीपक राय के इस मसले को देख लेना कोई बुरी बात नहीं थी। मैं हवेली का जायजा लेता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर पलटा तो मेरे अकब में रजब अली खड़ा हुआ था। आ गए बॉस, उसने कहा, और तू यहाँ पहले से मौजूद है। तो मेरा काम और क्या था बॉस, आपने जो हुक्म दिया था उसकी तामील कर रहा हूँ। मैंने इधर उधर देखा, फिर उसे एक गोशे की जानिब चलने का इशारा किया और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ चल पड़ा। पीपल का एक बड़ा सा दरख्त था जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे पर गोवर्धन का मुजस्मा था। थोड़े फासले पर बैठने की अच्छी खासी जगह बनी हुई थी। रजब अली ने उस मुजस्मे को देखते हुए नाक चढ़ा कर कहा, दुनिया के रहने वाले शायद जहनी तौर पर खिसके हुए हैं चीफ। क्यों? अब इसे देखो, जाने किन किन गलाजतों से इसे बनाया गया है, और इसके बाद इसके कदमों पर चरागां कर दिया गया, चूने से पोत दिया गया इसे, और अब इसकी पूजा करते हैं। हालांकि हल्का सा झटका दें तो रेजा रेजा हो जाएगा। इंसान जहनी तौर पर इतना कमज़ोर क्यों है चीफ? फ़लसफ़ा मत बिगाड़ यार, हमें क्या, कोई अकेले ही थोड़ी हैं ये बेचारे, ना जाने और कौन कौन क्या क्या कर रहा है। छोड़ इन बातों को, बता कैसे पहुंचा यहाँ तक। चीफ, बात ज़ाती दिलचस्पी की हो गई है, इसलिए नज़रअंदाज तो नहीं कर सकता हूँ। बस पीछा करता हुआ आया था उस गधे का जिसका नाम चंदर प्रकाश है। कहाँ से पीछा किया था? उसी होटल से चीफ, और प्रोग्राम भी मालूम करके आया हूँ। वक्ते मुकर्ररा पर वह सफ़ेद छिपकली यहाँ टेलीफोन करेगी और बताएगी कि वो यहाँ आ गई है। कैसे टेलीफोन करेगी? किसे टेलीफोन करेगी? दीपक राय को। कब? इसका कोई तयन नहीं हो सका। इसका इशारा भी चंदर प्रकाश ही उसे देगा। भाई तू तो अच्छी खासी जासूसी करने लगा है। जासूसी क्या होती है चीफ? होती है, बता दूंगा। मुस्तकबिल की बातें मत किया करो, जो बताना हो बता दिया करो, ताकि मुझे हालात से वाकफियत हासिल रहे। ठीक है, मेरा ख्याल है अब हमें हवेली में इंटर हो जाना चाहिए। बिल्कुल चीफ, बिल्कुल, मगर मैं अकेला जाऊंगा। क्यों? क्या मतलब? भाई तू मेरे साथ बेशक होगा, लेकिन गायब सूरत में। उससे क्या फ़ायदा होगा चीफ? यार समझा कर, ज़रा दिलचस्पियाँ रहेंगी। बाद में अगर ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो तू भी सामने आ जाना। ठीक है चीफ, सॉरी मैंने तुमसे सवाल किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या ख्याल है, चलें? हाँ चलो, मैंने कहा और हवेली की जाने पड़ गया। दिल में एक फैसला कर चुका था। रास्ते में मैंने रजब अली से कहा, रजब अली, मुझे अपना नाम अमर सिंह रखना पड़ेगा। यहाँ इन्हीं के अंदाज में दाखिल होना ज़्यादा मुनासिब है। जैसा आप मुनासिब समझें चीफ, नामों में क्या होता है, रजब अली ने जवाब दिया। हम हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए। बाकायदा पहरेदार मौजूद था। उसने मुझे सवालिया निगाहों से देखा तो मैंने कहा, राय साहब से मिलना चाहता हूँ। बड़े राय साहब से? दीपक राय से। कौन है आप बाबू साहब? नाम क्या है? क्यों मिलना चाहते हैं राय साहब से? राय साहब से कहो अमर सिंह आया है, उनके दोस्त का बेटा अमर सिंह। जी, आप इधर आ जाइए मेरे साथ, उधर ड्योढ़ी में पधारिए, मैं राय साहब को इत्तला देता हूँ। हवेली का बैरूनी हिस्सा बहुत वसी और रीज था। खूबसूरत फुलवारी लगी हुई थी, पहले पौधों की बहुतायत थी, फवारे लगे हुए थे, जगह जगह बुत बनाए गए थे। कहीं सरस्वती का मुजस्मा तो कहीं रामधील। इसी तरह और भी बहुत से मुजस्मे बनाए गए थे। एक तरफ संगमरमर का चबूतरा था जो 4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आता था। उस पर भी दरख्त झूल रहे थे। यहाँ गालिबन बैठने के लिए एक मखसूस तर्ज की जगह बनाई गई थी। हसीन तरीन जगह थी और इसे देखकर दीपक राय की माली हालत का अंदाज़ा होता था।
यकीनी तौर पर बहुत बड़ा जिम्मेदार मालूम होता था। चबूतरे के एक गोशे में मरगछाला बिछाए हुए एक नंग धड़ंग आदमी बैठा हुआ था, जिसके गले में जान्यू डाला हुआ था, सर गठा हुआ था और उस पर चोटी नजर आ रही थी। माथे पर तिलक लगा हुआ था। बाहर तौर मुझे ड्योढ़ी में बिठा दिया गया। रजब अली ने मेरे कान में सरगोशी की। चीफ, इस अजीबोगरीब चीज को देख रहे हो जो चबूतरे पर बैठी हुई है? हाँ, साधु संत किस्म का आदमी मालूम होता है। चीफ, इसके बीच में जो छोटी सी चोटी उगी हुई है, क्या ये इसके गट्ठे हुए सर पर अच्छी लग रही है? क्या मतलब है तेरा? ला कर दूं क्या? वही चोटी। शराफत से बैठो, बकवास बंद करो, मैंने रजब अली को डांटते हुए कहा और उसकी आवाज़ खामोश हो गई। फिर कुछ देर के बाद मुझे अंदर बुला लिया गया। ड्योढ़ी के दाहिनी सिमत एक बड़ा सा दर बना हुआ था, जिससे गालिबन हवेली के अंदर जाने का रास्ता था। बाएं सिमत मेहमान खाना था, जो खासी वुसअतों का हामिल था। चौकीदार मुझे उसी मेहमान खाने में लाया और एक ऐसे कमरे में बिठा दिया जहां दरी चांदनी बिछी हुई थी। गाँव तकिए लगे हुए थे। दरमियान में हुक्का रखा हुआ था। गर्ज एक रईस की रिहाइशगाह मालूम होती थी। थोड़ी देर के बाद राव दीपक राय साहिब भी आ गए। चूड़ीदार पाजामा, कुर्ता, कांधे पर बहुत ही कीमती शॉल पड़ी हुई थी। बड़े क्रोफर का आदमी था। घनी मूंछें जो ऊपर को कई बल खा गई थीं। माथे पर तिलक लगा हुआ, बाल बड़े करीने से सजे हुए, कानों में सोने की बालें पड़ी हुई, हाथों में अंगश्तरियाँ। गर्ज देखने दिखाने की शख्सियत थी और काफ़ी पुररोब मालूम होती थी। मैंने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ दिए। उसने बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा, गर्दन हिलाई, बैठने का इशारा किया और फिर खुद भी जूते उतारकर एक गाँव तकिए से जा लगे। हमने तुम्हें पहचाना नहीं। अमर सिंह किसके बेटे हो? मैंने दीपक रॉय को देखा और उसकी आंखों को अपने कब्जे में ले लिया। दीपक रॉय एक लम्हे तक तो मुझे अजनबी निगाहों से देखता रहा। फिर अचानक ही उसकी आंखों की तेजी धुंधलाहट में बदलने लगी और रफ्ता रफ्ता उसकी पलकें झपकने लगीं। उसने आंखें फाड़ी और फिर पलकें झुका लीं। मेरा नाम अमर सिंह है राय साहब। यहाँ आपके पास कुछ अरसे काम करना चाहता हूँ। आपके दोस्त कबीर सिंह का बेटा हूँ और आपको अपने दोस्त कबीर सिंह से बहुत ज़्यादा प्यार था। बहुत अरसे के बाद आपके पास आया हूँ। बड़ी मोहब्बत से पेश आएंगे आप मुझसे और मेरी खूब खातिर मदारत होगी। ये कभी ना सोचेंगे कि कबीर सिंह कौन था। बस अपनी तरफ से ही कहानी सुना देंगे अपने अहले खानदान को। हर शख्स से मेरा तारुफ होगा। घर वालों को मुझसे दूर नहीं रखा जाएगा। सब साथ होंगे और आप मेरी मोहब्बत के गुण गाते रहेंगे। क्या ख्याल है? क्या आपके लिए ऐसा करना मुमकिन है? हाँ, मेरे लिए ऐसा करना मुमकिन है। तो फिर आप ऐसा ही करेंगे। और अब तो मैं आ ही गया हूँ। मेरा सामान वगैरह फ़ौरन होटल से मंगवा लीजिए, अपने भतीजे चंद्र प्रकाश से कहकर, या फिर अपने मुलाजमों के ज़रिए। आप मेरे लिए हर एक से झगड़ा करेंगे। अगर किसी को मेरे यहाँ आने से इख्तलाफ हुआ तो मैं ऐसा ही करूँगा। दीपक रॉय ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। बस तो फिलहाल हमारा आपका इतना ही काम है महाराज दीपक रॉय। अब ऐसा होगा कि आप थोड़ी देर के बाद होश में आ जाएंगे, मुझे पहचान जाएंगे, मुझसे लिपट जाएंगे और फिर सबको यहीं इसी जगह जमा कर लेंगे। क्या समझे आप? मैं ऐसा ही करूँगा। बस तो फिर ठीक है, अब होश में आ जाइए, मैंने कहा और राव दीपक रॉय का चेहरा तब्दील होने लगा। रजब अली ने मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं है चीफ कि आप दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लोग आमिल होते हैं, वजीफ़े पढ़ते हैं और किसी जिन को कब्जे में कर लेते हैं, लेकिन उस जिन के अलावा उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती। अगर वो जिन कभी उनसे मुनहरिफ हो जाए तो चीफ मैं समझता हूँ उनकी लुटिया डबो दे। लेकिन आपके अंदर यह खूबी नुमाया है। आप, मेरा ख्याल है, हम लोगों को भी आसानी से अपनी आंखों के जाल में जकड़ सकती हैं। चीफ, क्या यह मुमकिन नहीं हो सकता कि आप अपना यह फ़न मुझे भी दे दें? तू क्या करेगा? मैंने सवाल किया। चीफ, इन आंखों से तो मैं ना जाने क्या कर दिखाऊंगा। अच्छा अब चुप बैठ, मैं तुझसे बकवास नहीं कर सकता। वो होश में आ रहा है, मुझे बोलते हुए देखेगा तो पागल ही समझेगा, मैंने कहा और रजब अली खामोश हो गया। तवक्को के मुताबिक अचानक ही दीपक राय के जहन को झटका लगा। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखा और फिर बड़े पुरजोश अंदाज में उठ खड़ा हुआ। अमर सिंह, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, कितने अरसे के बाद तू मेरे पास आया है। आ मेरे गले से लग जा। और मुझे महाराज दीपक राय के गले तो लगना ही था, वरना कहानी आगे कैसे बढ़ती। हम चचा भतीजे गले लगे रहे। इस दौरान एक खूबसूरत सी मोहम्मद खातून और एक शैतान सिफ्त उमर रसीदा आदमी अंदर दाखिल हो गए। दोनों हैरत से यह मंजर देख रहे थे, लेकिन हम इस तरह बेख्तियार थे कि हमने किसी की आमद पर तवज्जो नहीं दी। फिर उमर रसीदा औरत ने ही आगे बढ़कर कहा, कौन है ये, कौन है? तब दीपक रॉय जी चौंके और उन्होंने आंखों से बहते हुए आंसू साफ करके कहा, शोभना, मेरा दोस्त कबीर सिंह याद है तुम्हें? बचपन का एक ही तो दोस्त था मेरा। जान देते थे हम दोनों एक दूसरे पर। ये कबीर सिंह का बेटा अमर सिंह है, मेरे दोस्त की निशानी। कबीर सिंह मर चुका है।
अमर सिंह का भी संसार में कोई नहीं है। अपने चाचा के पास आ गया है ये। मेरे लिए ये औलाद ही की तरह है। शोभना, इसे अगर यहाँ कोई तकलीफ हुई तो मेरे दोस्त की आत्मा बेकुल हो जाएगी और मैं अपने आप को मुआफ नहीं कर सकूंगा। अरे कहाँ मर गए सारे के सारे। अमर सिंह के लिए एक अच्छे से कमरे का बंदोबस्त करो, ये अब यहीं रहेगा हमारे साथ। महाराज दीपक रॉय वही जुबान बोल रहे थे जिसकी मैंने उन्हें ज़हनी तौर पर हदायत की। शोभना देवी, जिनके बारे में अब मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि वो दीपक रॉय जी की धर्मपत्नी और बेचारे सरजीत रॉय की माँ हैं, एक लम्हे के लिए हैरान निगाहों से मुझे देखती रहीं। जाहिर है उनकी ज़िंदगी में कबीर सिंह नामी किसी शख्स का नाम नहीं होगा। अचानक ही इस नाम के नमूदार हो जाने पर उन्हें हैरत तो होनी ही चाहिए थी। दूसरा आदमी जो सूरत ही से शातिर मालूम होता था। शोभना देवी ने बिलाखिर मुझे अपने पति का जिगरी दोस्त का बेटा तस्लीम कर लिया। आगे बढ़ी और प्यार से मेरे शाने पर हाथ रखकर बोली, बेटा तुम हमारे पास आ गए, बड़ा अच्छा किया तुमने। संसार में इंसान अकेले जीवन नहीं गुजार सकता। अपने चाचा जी के पास बैठो, मैं तुम्हारे आराम का बंदोबस्त किए देती हूँ। वो बाहर चली गई तो दीपक रॉय ने उल्लू की सूरत वाले आदमी से कहा, गोविंद तू नहीं जानता कबीर सिंह मेरा कैसा दोस्त था। हे भगवान, आज भी याद आता है तो कलेजा मुंह को आने लगता है। अरे हम सचमुच ही लंगोटिया यार थे, सिर्फ कहने की बात नहीं है। आपने कभी मुझसे इस नाम का जिक्र नहीं किया भैया जी। अब सारी बातें हर एक को तो बताने से रहा। दीपक रॉय ने कहा, चलो ठीक है, हवेली बहुत बड़ी है, इसमें तो अभी हजारों समा सकती हैं, एक आध आदमी से क्या फ़र्क पड़ता है। दीपक रॉय ने उसे घूर कर देखा और कहा, मेरा दूसरा सरजीत है ये, क्या समझा तू। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ हैं अमर सिंह। ये कौन है, मैंने दीपक राय से कहा। अरे ये गोविंद राय है, मेरा छोटा भाई, अपने बाल बच्चों के साथ यही मेरे साथ रहता है, निकम्मा कहीं का। गोविंद राय बेहयाई से हंसने लगा। मैंने उससे कहा, माता पिता की मौत के बाद शादी करने वाला कौन होता मेरी। अब यहाँ आ गया हूँ, शादी ब्याह भी हो जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़े दयालु की हवेली है ये, बहुत से अनाथ पल चुके हैं यहाँ। चलो ठीक है, अच्छा भैया जी मैं तो चला। वो बाहर निकल गया। दीपक रॉय महाराज अब अपने सारे अमल मेरी दी हुई हदायत की रोशनी में करने लगे। मुझे अपने कान में रजब अली की आवाज़ सुनाई दी, चीफ तुम यहाँ के मामला तय करो, मैं ज़रा हवेली में सारे करैक्टर देखे लेता हूँ, तुम्हें तफसीली रिपोर्ट पेश करूँगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दीपक रॉय जी अब मुझसे ऊट पटांग बातें करने लगे थे। फिर उन्होंने कहा, सरजीत भी अपनी पत्नी और बेटी के साथ आने वाला है। ससुरा रूठ कर चला गया था मुझसे, एक लंबा अरसा गुजार दिया, बहुत लंबा अरसा गुजार दिया, अब आ रहा है। आंखें खुल गई हैं पापी की, कितने दुख दिए हैं उसने मुझे बता नहीं सकता, अकेला बेटा है। मगर बस हम दोनों ही जज्बाती हो गए थे। आज मुझे याद आता है कैसा अजीब सा लगता है। सरजीत राय जी आपसे क्यों नाराज हो गए थे चाचा जी। अरे बस क्या बताऊं, बहकाने वाले बहुत होते हैं। किसी ने उसे कुछ बताया और मुझे कुछ, बस मुझ पर भी जुनून तारी हो गया। चला गया पापी मुझे छोड़कर, और खबर ना ली 20-22 साल। बूढ़ा होकर आ रहा है, देखो ना जाने क्या होता है। कब पहुंचने वाले हैं सरजीत भैया। पापी ने यह भी तो नहीं लिखा, मुझसे पूरा पूरा बदला ले रहा है वो, अपना ठिकाना भी नहीं लिखा। अरे मैं खुद जाकर उसे लेकर आता, और कुछ ना करता तो कम से कम गोविंद राय या उसके बेटे चंद्र प्रकाश ही को भेज देता। यूरोप में कहीं है, खबर नहीं दी अपनी। बड़ा ही कठोर है वो, आसानी से थोड़ी माफ़ करेगा मुझे। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उल्टा उससे मुआफ़ी मांग लूँगा। अरे बेटा, इंसान औलाद के लिए कुत्ता बन जाता है, संसार में किसी की ना माने, गर्दन ऊंची करके जिए। अगर झुकना पड़ता है तो इस पापी औलाद के सामने। भगवान ने भी क्या खेल खेला है इस संसार को बनाकर, इतने सारे झगड़े खड़े कर दिए इस कमज़ोर मखलूक के लिए कि बस समझ में नहीं आता कौन से झगड़े से निपटे। मोहब्बतें दे दी हैं तो ऐसी के कुत्ते की मौत मर जाओ। जन्म दो, 1 दिन से 100 दिन तक पालो, हज़ारों दिन तक, लाखों दिन तक पालो, और जब अपनी ही गोद में परवान चढ़ाए हुए बच्चे ताकतवर हाथ पांव हासिल कर लें तो फिर उनके सामने गर्दन झुका दो। ना झुकाओ तो खेल खराब। अब तुम खुद सोचो भैया, सारे झगड़े इस प्रेम ही के तो होते हैं, वरना कौन किसी के फेर में आए। तू अपनी निमट भैया, हम अपनी निमटे, मगर नहीं होता ऐसा। मरना पड़ता है ससुरों के सामने, झुकना पड़ता है अपने ही हाथों से लगाई हुई कमज़ोर कौंपलों के सामने। चलो ठीक है भैया, जब संसार का खेल ही ये है तो मनुष्य इससे गर्दन कैसे हटाए। बड़ी मुतासिर कुन बातें थी दीपक राय की, सारी बात मेरी समझ में आ गई। मैंने कहा, आप मालूमात तो कीजिए सरजीत राय के बारे में, आने वाला है, बस सब्र से इंतज़ार कर रहा हूँ भैया। इतनी देर में शोभना देवी वापस आ गई। कहने लगी, अमर बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया से कमरे का बंदोबस्त कर दिया है, आओ देख लो।
देखना क्या चाची जी, आपने जो जगह बनाई है अच्छी ही होगी। फिर भी बेटा तुम नौजवान लोग हो, जब तक तुम्हारी पसंद की बातें ना हो तुम लोग कहाँ किसी को खोंटा गाड़ने देते हो। मैं हंसने लगा। दीपक राय जी खुद भी हमारे साथ आए थे। वसीयरीज कमरा था और ऐसा जाए वकूफ था उसका कि वहाँ से चारों तरफ नज़र रखी जा सकती थी। फिर दीपक रॉय जी ने कहा, अच्छा अब यूँ करते हैं, दोपहर के भोजन पर सबका एक दूसरे से तारुफ करा देते हैं। अव्वल तो यहाँ है ही कितने, फिर भी सबको ये मालूम हो जाना चाहिए कि अमर सिंह क्या है। और शोभना, सारे नौकर चाकरों को बता देना कि अमर सिंह सरजीत स्वरूप है, क्या समझी। अपना एक बेटा आने वाला है, दूसरा उससे पहले आ गया। शोभना जी ने गर्दन हिलाई। मैं अपने कमरे में मुकीम हो गया। अब मुझे रजब अली का इंतज़ार था। थोड़ी देर के बाद वो आ गया। कहने लगा, चीफ ओल्ड हाउस है, बिल्कुल ओल्ड हाउस। मैंने उसे घूरते हुए देखा तो जल्दी से बोला, यकीन करो चीफ, मुलाजिम भी रखे हैं इन लोगों ने, तो सारे के सारे बूढ़े और बदनसीबों की लड़कियां भी नहीं हैं। बस यूँ समझ लो बूढ़ों की एक फ़ौज है। और अब अगर यहाँ किसी हसीन चेहरे की आमद हो गई तो वही फ्रॉडी लड़की है, जिसकी सूरत मैं बिगाड़े बगैर नहीं रहूँगा। क्या बकवास करता है। अम्मा सोचो चीफ, हम भी तो हैं। हम मर गए थे क्या? लंदन ही से कुत्ता पाल कर लाई है। कौन सा कुत्ता? अम्मा वही चंद्र प्रकाश। बताइए, इतनी अच्छी सूरत और उस भेड़िए के चुंगल में फंसी हुई है। अच्छा बकवास बंद कर, क्या मालूम करके आए थे? बहुत दौलतमंद है ये दीपक राय। उसके घर में 12-15 मुलाजमों की फ़ौज है, चंद बूढ़ियाँ और चंद बूढ़े। इसके अलावा ये शोभना जी हैं, ये नरोपा जी हैं जो गोविंद रॉय की धर्मपत्नी और चंद्र प्रकाश की माता जी हैं। बस ऐसे ही उल्टे सीधे चंद लोग हैं चीफ, ढंग की कोई भी शख्सियत नहीं है। फिर तो तेरा यहाँ रहना बेकार ही होगा। तो और क्या, जहन्नुम में जाऊँगा, यहीं रहना पड़ेगा। मगर चीफ तुम इजाज़त दे चुके हो, हाथ पांव बचाकर काम करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। आखिर मोहल्ला भी तो है। वैसे कितने अरसे यहाँ काम करोगे? रजब अली, इन लोगों के मामलात को तो देखना ही है। बकौल तेरे सूरत हाल काफ़ी सीरियस है। हमें यह देखना है कि हम दीपक रॉय के लिए क्या कर सकते हैं। करते तो बहुत कुछ चीफ, अगर यहाँ कुछ अच्छे चेहरे होते। खैर, जब तुम दिलचस्पी ले रहे हो तो मुझे क्या, जहाँ तुम वहाँ तुम्हारा ये खादिम। वैसे चीफ, अब तुमने अच्छा ही किया। अगर मैं अभी यहाँ इंसानी शक्ल में काम करता तो बेकार ही था, बोर होने के सिवा और क्या होता। रजब अली बकवास करता रहा और मैं मुस्कुराता रहा। मैंने उसे कहा, ठीक है, लेकिन मोहल्ले में भी ताक झांक करना तो ज़रा होशियारी से, बस कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मुझे तेरी। अम्मा चीफ, इतने दिन हो गए, कोई कमीनापन किया है आज तक? बस ये थोड़ी सी दिल पशोरी वाली बात है चीफ, उसे तो चलने दो, वरना फिर हम भी क्या याद करेंगे कि किसी नौजवान आका से वास्ता पड़ा था। अच्छा बस अब दफ़ा हो जा। कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं है अभी चीफ? नहीं, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, मैंने जवाब दिया। दोपहर को खाने के कमरे में मेरा बाकी लोगों से तारुफ कराया गया। शोभना जी से तो मिल ही चुका था, गोविंद राय से भी मुलाकात हो गई। इस वक्त जो नए लोग यहाँ मौजूद थे उनमें चंद्र प्रकाश था, जिसे मैं तो जानता था लेकिन वो मुझे नहीं जानता था। दूसरी नरोपा जी थी, ये भी बड़ी तेज तरार खातून मालूम हुई थी। तीसरे हरिदास जी थे जो इस खानदान के चमचे थे, हर एक की हाँ में हाँ मिलाना उनका काम था। चंद्र प्रकाश ने गहरी निगाहों से मुझे देखा और धीरे से मुस्कुरा दिया। कहने लगा, हैरानी की बात यह है कि सारी उम्र गुजर गई हमारी, मगर चाचा जी ने कभी अपने दोस्त कबीर सिंह या उनके बेटे अमर सिंह के बारे में कुछ नहीं बताया। इस पर तो मैं भी हैरान हूँ। हरिदास जल्दी से बोला, क्यों, तुम क्यों हैरान हो? दीपक राय ने खटकने वाले अंदाज में कहा, वो बस मेरी आदत जो है हैरान होने की। हालांकि मुझे हैरान नहीं होना चाहिए। भगवान के खेल अपरंपार। करते क्या हो? गोविंद रॉय ने पूछा। अभी तो कुछ नहीं करता चाचा जी, मगर कुछ ना कुछ करूँगा। अरे बावले हुए हो क्या? भला मेरे पास आने के बाद तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है? जैसा मेरा सरजीत ऐसे तुम। तो और क्या, हमारे यहाँ कोई कमी है? भगवान की दया से सब कुछ है यहाँ पर, खाओ पियो मज़े करो। हरिदास जल्दी से बोला, नहीं नौजवान, अगर इस उम्र में हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं तो संसार के काम ही रुक जाएं। दौलत चाहे कितनी ही हो, गैरतमंद आदमी को चाहिए कि हमेशा हाथ पांव हिलाते रहे। गोविंद राय ने कहा, हाथ पांव हिलाए बगैर तो काम ही नहीं चलता गोविंद भैया, हाथ पांव ज़रूर हिलते रहने चाहिए। हरिदास बोला, नहीं, अमर सिंह आराम करेगा अपनी मर्जी से, बाद में इसका दिल चाहे तो ज़मीनों वगैरह की देखभाल कर ले, वरना इस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो और क्या भला, पाबंदी कैसे हो सकती है? जब महाराज दीपक राय ने एक बात कह दी कि अमर सिंह सरजीत राय की तरह है तो बात खत्म हो गई, फिर कहने की कोई बात ही नहीं रह जाती। हरिदास ने कहा और गोविंद राय दांत पीसकर खामोश हो गया। खाने से फरागत हासिल करने के बाद आराम किया जाता था।
और जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो चंद ही मिनट के बाद चंद्र प्रकाश मेरे कमरे में दाखिल हो गया। इजाज़त तक नहीं ली थी उसने। मैंने एक लम्हे में यह फैसला कर लिया कि इब्तदा में मुझे अपना तरीक़ाकार क्या रखना होगा। मैंने मुस्कुराते हुए चंद्र प्रकाश का इस्तकबाल किया। वो एक सोफे पर बैठता हुआ बोला, तुमसे पूरा तारुफ हो जाए अमर सिंह महाराज, आदमी चालू लगते हो, बड़ी सही जगह हाथ मारा है। हम समझे नहीं महाराज, तुम्हारे पिताजी ये कहकर मर गए थे कि उनके मरते ही सीधे इस स्वर्ग में चले आना। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और मज़े के मज़े होंगे। नहीं, पिताजी ने तो नहीं कहा था, बस ये बता दिया था कि अगर कोई परेशानी हो तो दीपक राय जी के पास चले जाना। तो क्या परेशानी थी तुम्हें भाई? बस संसार में अकेले थे, जी नहीं लगता था। यहाँ तुम्हारा जी अच्छी तरह लग जाएगा। पढ़े लिखे कितने हो? बस काम चलाने के लिए पढ़ लिया था। फिर भी कहा ना प्रकाश भैया, काम चलाने लायक पढ़ लिया था। देखो, यहाँ रहने के लिए आंखें खुली और जुबान बंद रखना ज़रूरी होगा। मुझसे बना कर रखोगे तो समझ लो जीवन अच्छा बीत जाएगा, नहीं तो परेशानियों में फंसते रहोगे। भला हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि आपका रास्ता काटें? अचानक ही चंद्र प्रकाश उछल पड़ा। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नमूदार हो गए। मैंने हैरत से उसे उछलकर खड़े होते हुए देखा। वो अपने हाथ से अपने बदन के निचले हिस्से को सहला रहा था। फिर उसने सोफे में उभरी हुई एक कील देख ली और उसे पूरी कुव्वत से बाहर खींच लिया। ये कील कहाँ से आ गई सोफे में? हमें क्या मालूम, नीचे से निकल आई होगी, मैंने कहा। जख्मी कर दिया मुझे। एकदम से ऐसा महसूस हुआ जैसे नीचे से किसी ने कील चुभई हो। ओफो, शायद खून भी निकल आया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। चंद्र प्रकाश हाथ में कील लिए हुए बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। उसके बाहर जाते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और रजब अली ने नमूदार होते हुए कहा, बनाकर तो ऐसे रखेंगे इसे चीफ कि वो भी जिंदगी भर याद रखेगा। वैसे कील में जंग लगा हुआ था, 2-3 घंटे तक तो ससरे को चैन नहीं आएगा। अबे तो क्या तूने? मैंने हैरत से कहा। बातें ही ऐसी कर रहा था, मुझसे बना कर रखोगे तो जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। बेटा, जिंदगी तो मैं तेरी ऐसे आराम से गुजारूंगा कि तू भी जिंदगी भर याद रखेगा। रजब अली, ऐसी हरकतें मत किया करो। चीफ, तो उन्हें भी तो रोका करो ना। कैसे हैं तुम्हारी दुनिया के ये लोग? शरारत और बदमाशी के सिवा और कोई काम ही नहीं आता। और फिर ये आदमी चीफ जो कुछ वो कर रहा है, उसके बाद तो इसे ऐसे चौके देते रहना सवाब का काम है। तुम भी जगह जगह टांग अड़ा देते हो। वैसे दीपक राय बेचारा अच्छा आदमी है। कहाँ गए थे? मैंने सवाल किया। बस आवारागर्दियां कर रहा था। इलाका वैसे बहुत खूबसूरत है चीफ, यहाँ पीला रंग बहुत ज़्यादा पाया जाता है। शायद इसी निस्बत से इस जगह का नाम बसंतगढ़ रखा गया है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। और मेरे भाई, मेरी खोपड़ी में अपने अलावा भी कुछ और रहने दो। बताते रहा करो ना चीफ, वरना फिर तुम्हारी इस दुनिया से वाकफियत कैसे हासिल करूँगा। बसंत में पिलाहटों का ख़ास तस्करा होता है। ये एक मौसम होता है, मौसम बहार, जिसमें पीले फूल खिलते हैं, ख़ास तौर से सरसों के फूल। उसी निस्बत से ये हिंदू बसंत का त्यौहार मनाते हैं। बस इंसान का अपना अपना शौक़ है, जिस तरह भी खुश होने का कोई रास्ता निकाल ले। हर मज़हब के लोग अपने लिए ऐसे मौसम तराश लेते हैं जिनमें उन्हें ज़बरदस्ती खुश होने का कुछ मौका मिल जाए। रजब अली ने गर्दन हिला दी, फिर कहने लगा, वो चूहिया खुश है और यह चरखा उसे हिंदी ज़ुबान के अल्फाज सिखा रहा है ताकि वो अपने दादाजी का दिल लुभा सके। वहीं घुसे हुए थे। हाँ चीफ, अभी मेरी पूरी तवज्जो उसी जानिब है। तुमने वो जो कहा था ना, जासूस। जासूस तुम्हारा मतलब था डिटेक्टिव, यही ना? चल, छुट्टी हुई। यहाँ भी तूने अपनी अंग्रेजी तलाश कर ली। चीफ, बस मुझे अच्छा लगता है, रजब अली ने जवाब दिया। फिर बोला, अच्छा चलता हूँ, मुझसे कोई काम तो नहीं? कोई काम नहीं है पोटरे, मैंने जवाब दिया और वह मुस्कुराता हुआ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। इसके बाद मामूलात में कोई ख़ास तब्दीली रूनमा न हुई। दीपक रॉय का ज़हन मेरे ट्रांस में था। शोभना जी, निरूपा जी, गोविंद राय, हरिदास और चंद्र प्रकाश, ये चंद किरदार मेरे सामने थे। अभी मैंने इनका पोस्टमार्टम शुरू नहीं किया था, कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी।